नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बोले, नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने में दिन रात काम करता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना भी शामिल है। दोस्तों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के काम होंगे। वहीं इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन और 108 ब्रिज, मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन और 105 ब्रिज, बिहार के 33 रेलवे स्टेशन और 72 ब्रिज शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक है। आज भारत जो भी कर रहा है वह अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। यह नए विकसित भारत का संकल्प है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई ने केरल में कांग्रेस को दी कड़ी चुनौती। राहुल गांधी और शशि थरूर के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने सोमवार को केरल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम के पेन्नियन रविंद्रन और वायनाड से एनी राजा को मैदान में उतारा है। वीएस सुनील कुमार त्रिशूर से और अरुण कुमार मावेलीकारा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। फिर भी उसने केरल में उन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां से कांग्रेस के 2 बड़े नेता वर्तमान में सांसद हैं। कांग्रेस के शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से चुनौती मिलेगी और शशि थरूर को सीपीआई के पेन्नियन रविंद्रन से। सीपीआई के राज्य सचिव विनय विश्नन ने तिरुवनंतपुरम में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आम आदमी पार्टी बोली, केंद्र को दबाव नहीं बनाना चाहिए। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडी अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा था कि ईडी का यह समन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, भाजपा उसी का बदला ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मंडारी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वह पश्चिमी सिंहभूमि जिले की चाईबासा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है। दोस्तों, आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 22 में ही जीत मिली थी। वहीं राजमहल सीट से जेएमएम का उम्मीदवार चुनाव जीता था। पिछले आम चुनाव में झारखंड की 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी बना रही है। यानी कि दोस्तों, एक मैच बाकी रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। यह घरेलू मैदान पर भारत की पिछले 12 साल में लगातार 17वीं सीरीज जीत है। घर में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड पहले से ही भारतीय टीम के नाम है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में लगातार 10 सीरीज जीतकर दूसरे नंबर पर है। भारत को आखिरी बार होम कंडीशंस में किसी टेस्ट सीरीज में हार का सामना 2012 में करना पड़ा था। तब इंग्लैंड ने भारत को भारत में 2-1 से हराया था। उसके बाद से टीम इंडिया अपने घर में कोई भी सीरीज नहीं हारी है और लगातार 17 बार प्रतिद्वंदी टीम को ढेर किया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ घर में लगातार तीसरी सीरीज जीत हासिल की है। 2012 के बाद भारत ने इंग्लैंड को 2016-17 में 3-0 से 2020-21 में 3-1 से हराया था और अब इस सीरीज में 3-1 की बढ़त ले ली है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे, पैंक्रियाज कैंसर से 72 साल की उम्र में निधन, 2006 में पद्मश्री मिला था। जी हां दोस्तों, मशहूर गजल गायक पंकज उदास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी। गजल सिंगर जाजिम शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि वे पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें 10 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और दो बेटियां नायाब और रेवा हैं। पंकज उदास का पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में ही रखा गया है। उनके भाइयों और परिवार के दूसरे लोगों के पहुंचने पर पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार यानी कि आज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली केस, हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा, कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो। टीएमसी बोली 7 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी। कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही है। वकील ने अपील की कि हाईकोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहें। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख जहां भी यहां मौजूद रहे। हमने पढ़ा कि उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि 4 साल पुराना मामला है। एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए। कोर्ट की फटकार के कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख और उसके 2 साथी शिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने अब तक शिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि शाहजहां अब भी फरार है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आप नहीं तो हम करेंगे, कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए, वरना हम आदेश जारी करेंगे। अब इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आईसीजी के लिए योग्य महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा प्रोग्राम की घोषणा की। देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना इसका मकसद। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने 26 फरवरी को अपने वनतारा जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा की। इसका मकसद देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना है। वनतारा गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। वनतारा ने मैक्सिको, वेनेजुएला समेत अन्य देशों में पशुओं के बचाव अभियान में सम्मिलित होने की प्रक्रिया अपनाई है। रिलायंस फाउंडेशन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि पिछले कुछ सालों में इस प्रोग्राम ने 200 से अधिक हाथियों, हजारों अन्य जानवरों और पक्षियों को असुरक्षित स्थितियों से बचाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिना लोको पायलट 78 किलोमीटर दौड़ी थी डबल इंजन मालगाड़ी, डीएमआर ने 6 को किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, जम्मू के कटवा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी अचानक बिना लोको पायलट के चलने लगी थी। बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी थी। 78 किलोमीटर चली क्रेसर मालगाड़ी को पंजाब के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। इस मामले में फिरोजपुर डिवीजन के डीआरएम संजू साहू ने 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस घटना की जांच की जा रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कटवा से रफ्तार पकड़ने के बाद 53 वैगन की डबल इंजन मालगाड़ी करीब 2 घंटे तक ट्रैक पर बेलगाम दौड़ती नजर आई और लगभग 78 किलोमीटर दूर पंजाब के होशियारपुर के ऊंचा बस्सी में ट्रैक पर पत्थर व लकड़ी के गुटके डालकर इसे रोका गया। घटना के बाद रेलवे ने जैसी सफाई दी, उससे और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, कहा गाजा में लोग भूखे मर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इस्तीफे की वजह अमेरिकी दबाव। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन प्रधानमंत्री मोहम्मद सातायेह समेत पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। कतर मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोहम्मद सातायेह ने कहा है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। वहां लगातार इजरायली हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी अब हिंसा बढ़ रही है। इसे देखते हुए मैंने इस्तीफा राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंप दिया है। अल जजीरा के मुताबिक मोहम्मद
फाता यह का इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका प्रेसिडेंट अब्बास पर फिलिस्तीन में नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने का दबाव बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास जंग खत्म होने के बाद फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होगी। इस राज्य पर किसका शासन होगा, अमेरिका उसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी से बात कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि यहां शासन के लिए नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 352 अंक गिरकर 72,790 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 90 अंक फिसला। पेटीएम के शेयर में 5% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 26 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 352 अंकों की गिरावट के साथ 72,790 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 90 अंकों की गिरावट रही। ये 22,122 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा। रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत होकर 82.89 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज L&T, पावर ग्रिड और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक साल में 62% बढ़ी मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच, 75% घटनाएं बीजेपी शासित सूबों से। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान में साल 2023 के शुरुआती 6 महीनों की तुलना में दूसरी छमाही में मुसलमान विरोधी हेट स्पीच यानी कि नफरत वाले भाषण में 62% इजाफा हुआ है। यह खुलासा अमेरिका के वाशिंगटन में इंडिया गेट लैब IHL रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। सोमवार यानी कि 26 फरवरी को शोध समूह की ओर से बताया गया कि इजराइल और गाजा के बीच छिड़ी जंग ने आखिर के 3 महीनों में भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले नफरती भाषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इंडिया हेट लैब ने पाया कि 2023 में देश में 668 हेट स्पीच दी गई, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इनमें 255 घटनाएं शुरुआती 6 महीनों में दर्ज हुई, जबकि 413 घटनाएं दूसरी छमाही में देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 गल्फ देशों में हुई बैन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था लोगों को सच दिखाएगी यह फिल्म। जी हां दोस्तों, यामी गौतम स्टारर एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर आर्टिकल 370 गल्फ देशों में बैन कर दी गई है। आर्टिकल 370 इस तरह की सेंसरशिप का सामना करने वाली साल की दूसरी फिल्म है। उससे पहले ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर पर UAE छोड़कर बाकी सभी गल्फ देशों ने बैन लगा दिया था। दोस्तों आदित्य सुहाग जाम भले के डायरेक्शन में बनी फिल्म आर्टिकल 370 राजनीतिक मुद्दों को गहराई से दिखाती है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के PMO फैसले पर आधारित है। फिल्म में ऐसे कई मुद्दे दिखाए गए हैं जिनसे लोग आज भी अनजान है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म को बैन कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। टाटा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट का IPO लाएगी। 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ जुटाने का प्लान। EV मार्केट में TPEML की 73% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEM का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लाने की तैयारी कर रहा है। अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी IPO की पेशकश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ग्रुप इसके जरिए $1-2 बिलियन यानी कि करीब 8,000 से 16,000 करोड़ से ज्यादा जुटाने का प्लान बना रही है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 3 महीने पहले ग्रुप की अन्य कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO आया था, जिसके जरिए कंपनी ने 3,042.51 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं दोस्तों टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड पैसेंजर जॉइंट टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। यह कंपनी साल 2021 में बनी थी और यह टाटा ग्रुप की सबसे नई कंपनी भी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP में बीजेपी खोज रही जिताऊ कैंडिडेट। 23 लोकसभा सीटों पर उतारे मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से कर रहे रायशुमारी भी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। रविवार देर रात बीजेपी के प्रमुख नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें अलग अलग नेताओं को 23 लोकसभा सीटों पर जाकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर मजबूत दावेदारों के नाम टटोलने को कहा गया है। इसके बाद सोमवार से सभी नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी कर रहे हैं। दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें, MP की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पहले ही रायशुमारी कर चुकी है। स्थानीय स्तर पर आए नए नामों के पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे भी जा चुके हैं। इन 6 सीटों में मुरैना, दामोह, होशंगाबाद, सिंधी, जबलपुर और कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजनेता के बेटे पर चिल्लाए हनुमा को गंवानी पड़ी कप्तानी, सोशल मीडिया पर लिखा फिर कभी आंध्रा के लिए नहीं खेलूंगा, वहां आत्मसम्मान खोया। जी हां दोस्तों, हनुमा विहारी ने खुलासा किया है कि वह दोबारा आंध्र प्रदेश के लिए नहीं खेलेंगे। विहारी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जारी किए बयान में कहा कि उन्हें एक खिलाड़ी के साथ विवाद के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिसके पिता एक राजनेता थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से इसकी शिकायत की थी। 30 साल के बल्लेबाज ने अपने साथियों के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखा एक पत्र भी साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने साथियों से मिले समर्थन को प्रदर्शित किया, जिसमें प्लेयर्स ने सफाई देते हुए कहा कि विहारी ने खिलाड़ी के साथ अभद्र भाषा नहीं बोली थी, हम उन्हें ही कप्तान के रूप में देखना चाहते थे, हम विहारी को कप्तान बनाए जाने की मांग करते हैं। वहीं दोस्तों, विहारी का फैसला रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन के क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 4 रन की हार के बाद आया। विहारी ने हैदराबाद में एक सीजन बिताने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और झटका, मराठवाड़ा के बड़े चेहरे बसवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के बाद कांग्रेस को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब सोमवार को पूर्व मंत्री व प्रदेशाध्यक्ष बसवराज पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बसवराज पाटिल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बसवराज पाटिल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए काफी बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे मराठवाड़ा में पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। इससे पहले फरवरी मध्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया और 20 फरवरी को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। लिंगायत समुदाय के नेता बसवराज पाटिल मूल रूप से उस्मानाबाद से ताल्लुक के उरमया के मरूम के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव की डिनर पार्टी का स्वाद बिगड़ा, नहीं पहुंचे सपा के 8 विधायक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान के लिए 14 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की डिनर पॉलिटिक्स भी फेल हो गई। सूत्रों का दावा है कि सपा प्रमुख द्वारा आहूत डिनर में 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि पूजा पाल, महाराजी देवी, राकेश पांडे, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह समेत आधा दर्जन विधायक अखिलेश के डिनर पर नहीं पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें, राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 8 बीजेपी और 3 सपा के हैं। बीजेपी को अपने सभी विधायकों को जिताने के लिए 8 और विधायकों की जरूरत है, वहीं सपा को 6 वोट चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, महाराज जी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है। महाराज जी देवी के संदर्भ में सोहल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि वह क्रॉस वोटिंग कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा के खिलाड़ियों को 2 टूक, कहा टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं को मौका मिलेगा जो कामयाबी की भूख दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इशारों में रणजी छोड़कर आईपीएल की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को सख्त संदेश दिया है। सोमवार को रोहित ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मौका केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो टेस्ट क्रिकेट में सफलता की भूख दिखाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट जीतने के बाद भारतीय कप्तान युवाओं के प्रदर्शन से खुश दिखे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में सफलता की भूख है, हम उन्हीं को मौका देंगे। अगर जीत भूख नहीं है तो ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा जो भूखा नहीं हो। सभी लड़के जो यहां हैं और जो नहीं हैं, वे सभी खेलना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत कम मौके मिलते हैं। अगर आप उनका फायदा नहीं उठाते हैं तो वे चले जाते हैं। यह पूछने पर कि क्या लुभावनी लीग युवाओं के बीच टेस्ट क्रिकेट खेलने की चाहत को प्रभावित करती है, रोहित ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट सबसे कठिन फॉर्मेट है। यदि आप इस फॉर्मेट में एक्सीलेंसी और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको भूख दिखानी होगी। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी कौन से खिलाड़ी ने लगाई तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।